नमस्कार, सक्षम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो पेपर नंबर 1 है उसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके जो विभाजक हैं, विभाजक का मतलब होता है डिवाइज़र, जो डिवाइज़र है का योग संख्या का दुगना है। यानी कि उनके जो डिवाइज़र हैं, डिवाइज़र का मतलब है कि सपोज़ हमारे पास कोई एक संख्या है 12, ठीक है। कोई अगर हमारे पास एक संख्या है 12, तो 12 के विभाजक का मतलब होता है वो संख्याएं जिनका भाग 12 में जाता है। तो 12 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3, 4 हो गया, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद और कौन सा है? 12। तो ये सारी वो संख्याएं हैं जिनका भाग जो है किस में जाता है? 12 में जाता है। तो इसने कहा कि इनके जो विभाजक हैं उनका योग, यानी कि इन सबको जोड़ने पे ये क्या होना चाहिए? 12 के दुगना होना चाहिए। तो क्या ये 12 का दुगना हो रहा है? 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, यानी कि इसके दुगने से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इसके दुगने से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसने कहा कि क्या होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। तो इसका मतलब 12 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 24 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमारा आंसर नहीं मिलेगा। और अगर हम 28 पे चेक करते हैं तो 28 के डिवाइज़र, 28 के विभाजक कौन कौन से हैं? एक जो है सबका विभाजक होगा, एक हो गया 2, उसके बाद हो गया 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 14 और 14 के बाद जो है 28। तो ये जो है 28 के विभाजक हैं। तो यानी कि अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 और 14 28, 28 और 28 56। तो क्या देखो यहाँ पे देखेंगे तो 28 का डबल जो है 56 हो रहा है। तो यानी कि ये चीज़ें कहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं? ये कर रही हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो विषम कौन सा होगा? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 196 जो है ये क्या होता है? ये 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है और इसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है? तो अक्टूबर में कितने टोटल जो मैक्सिमम सोमवार हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो यहाँ पर जो है कोई भी जो बार है वो मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है? ये आ सकता है 5 बार। ठीक है, तो 5 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि डियर को अगर इस प्रकार से कूट किया जाता है, ठीक है, ट्रैक को किस प्रकार से कोड किया जाएगा, यानी कि ट्रैक का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर हम इसको चेक करेंगे तो देखिए आपको जो भी ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो इसकी जो पोजीशन वैल्यू है, पोजीशन जो मान है इसका, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे डी 4 पे आता है, ए 1 पे आता है, जेड 26 पे आता है, पी 16 पे आता है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो है थोड़ा सा सुविधा वाली बात हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे तो देखो अगर याद ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ABCD करके करना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन अपना टाइम सेव करने के लिए अगर आपको याद है तो आपकी जो है थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो D है, D की पोजीशन वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पे क्या किया गया? 4 का डबल किया गया। E की जो पोजीशन वैल्यू है ये 5 होती है, तो यहाँ पे 5 का डबल किया गया। तो यानी कि हमें क्या करना है? इनकी जो पोजीशन वैल्यू है उसका क्या कर देना है? डबल कर देना, तो हमें जो है ये मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है? यहाँ पे भी इनकी जो पोजीशन वैल्यू है उसको लिखना हमने। T आता है 20 नंबर पे, R आता है 18 पे, A आता है 1 पे, C आता है 3 पे और K आता है 11 पे। ठीक है, तो हम इसके डबल लिखेंगे तो 20 दूना क्या हो गया? 40। तो 20 का 40 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 18 क्या आ जाएगा? 18 दूना 36, फिर 1 दूना 2, 3 दूना 6 और 11 दूना 22। तो देखेंगे ये कहाँ पे है? 40 36 2 6 और 22 ऑप्शन नंबर बी पे है। ऑप्शन नंबर बी पे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यदि 15 जनवरी 1989 को सोमवार था तब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहा होगा।
तो देखो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, एक टर्म होता है ऑड डे, ऑड डे, ठीक है, ऑड डे। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, जो एक नॉर्मल साल होता है, उसमें ऑड डे की संख्या कितनी हो जाती है, 1 होती है, ठीक है। और जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर आप समझते होंगे, जो जब फरवरी 29 का जाता है तो उसको लीप ईयर कहते हैं। तो लीप ईयर में क्या होता है, ऑड डे की संख्या 2 होती है, इस बात का आपका यानी कि एक एक्स्ट्रा डे उसमें होता है, तो इसलिए लीप ईयर की संख्या, लीप ईयर में ऑड डे की संख्या जो है 2 हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो 15 जनवरी से अगर हम 15 जनवरी जो है 1989 से गए, अगर हम 15 जनवरी 1990 पे जाते हैं, 1990 पे जाते हैं, तो यहाँ पे कितना साल हुआ, 1 साल हुआ। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं आ रहा है यहाँ पे बीच में, तो इसलिए हमें ऑड डे की संख्या क्या होगी, ऑड डे की संख्या 1 होगी, ठीक है। और उसके अब कहाँ पे पहुँच गए हम, 15 जनवरी 1990 पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब लेकिन हमें कहाँ पर पहुँचना है, 20 जनवरी 1990। तो हमें 15 जनवरी से अभी 20 जनवरी पे जाना है, तो यानी कि कितने दिन होंगे, 15 जनवरी से 20 जनवरी पे जाने पे हमें 5 और दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो यानी कि 5 ये दिन हो गए। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यानी कि ऑड डे की संख्या क्या हो जाएगी, ऑड डे की संख्या होगी 6। और 6 ऑड डे का मतलब ये है कि हमने सोमवार में 6 ऐड करना है। क्या करेंगे हम, सोमवार में हम 6 ऐड करेंगे, तो सोमवार में 6 ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, हमें रविवार मिलेगा, ठीक है। सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो हमें संडे मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर को अगर इस प्रकार से कूट किया जाता है तो हमें बताना है कि विंटर को किस प्रकार से कूट किया जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो एस जो है यहाँ पे आर हो रहा है, ठीक है, यानी कि एस क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है, -1 हो रहा है, मतलब यहाँ पे ये जो एस है, ये जो एस से पहले आर आता है, यानी कि यहाँ पे -1 हो रहा है, यानी कि पीछे को जा रहा है, ठीक है। और जो यू है, यू तो एज इट इज़ है, यू यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। एम, अब एम और एम को देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। एम के बाद एन आता है ना, तो +1 हो रहा है यहाँ पे। और ई क्या है, ई एज इट इज़ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, और आर यहाँ पे भी आर है, यानी कि यहाँ पे भी ये चीज़ें जो है सेम टू सेम हमें देखने को मिल रही है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी कि पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला जो लेटर है, उसमें क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो 1 माइनस होने का मतलब है W से पहले कौन सा नंबर आता है, कौन सा लेटर आता है, तो W से पहले आता है V, ठीक है। जो सेकंड वाला है ये तो सेम ही है, ठीक है, तो इसको आई रखेंगे। तीसरा वाला 1 प्लस हो रहा है, तीसरा वाला 1 प्लस हो रहा है, यानी कि n के बाद क्या आएगा, O आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा वाला भी क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, तो T के बाद क्या आएगा, U। और लास्ट के जो दोनों के दोनों हैं, ये क्या है, ये सेम टू सेम है, तो यहाँ पे E आ जाएगा और यहाँ पे R आ जाएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रही है, ये Q नहीं, ये O है, ठीक है। तो VI वही होना चाहिए ना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे M है, कहाँ गया, N के बाद O होगा, ठीक है। तो यानी ठीक है, यहाँ पे O होना चाहिए, ना कि Q। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि F A का भाई है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बनाते हैं इसको। F जो है A का भाई है, F क्या है, F A का भाई है, तो भाई कौन है, F है भाई किसका, A का भाई। तो जो मेल होंगे उसके, देखो मेरे जो साइन कन्वेंशन है, ये मेल के लिए मैं प्लस लिखता हूँ और फीमेल के लिए मैं माइनस लिखता हूँ, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान आप देना, ठीक है। तो F जो, और ये सिंपल सा जो डैश होगा, ये भाई या बहन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर कहीं पे डबल डैश है, अगर डबल डैश है तो इसका मतलब वो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो मेरा जो साइन कन्वेंशन है इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो F A का भाई है, तो F क्या हो जाएगा, F क्योंकि भाई है तो इसलिए इस पर मैंने प्लस कर दिया। और किसका भाई है, A का भाई है, तो इसलिए A यहाँ पे हो गया, और भाई के लिए मैंने सिंगल डैश कर दिया, ठीक है। C A की बेटी है, A की बेटी है C, ठीक है। तो C क्या है, A की बेटी है, तो बेटी यानी कि निचले जनरेशन में, तो C यहाँ पे आ गया। क्योंकि C बेटी है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, बताइए,
माइनस वाला चिन्ह आएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि के क्या है, एफ की बहन है, के एफ की बहन है, एफ की बहन है के जो है एफ की बहन है, एफ की बहन, तो बहन यहाँ पे आ जाएगी कौन है, के जो है एफ की बहन है। अब के अगर बहन है तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस वाला निशान आएगा। सी का भाई क्या बोला गया, तथा जी जो है सी का भाई है, यहाँ पे यहाँ से है ना, जो जी है वो क्या है, सी का भाई है, जी सी का भाई है, सी का भाई, तो सी का भाई यहाँ पे सी का भाई हो गया कौन, जी, क्योंकि भाई है तो इसलिए मैंने इस पर प्लस कर दिया। तो जी का चाचा मामा मौसा फूफा यानी अंकल, जी का अंकल कौन है, तो जी का अंकल कौन होगा, और चाचा मामा मौसा फूफा, फूफा बोला यानी कि मेल पूछा गया है, फीमेल पूछा गया होता तो के हमारा आंसर था, लेकिन यहाँ पे मेल की बात की गई ना, चाचा मामा यानी कि अब देखो अगर ए एक मेल होता, अगर यहाँ पे ए एक मेल होता तो फिर हमारा आंसर जो है चाचा, इसका चाचा जो जी का चाचा है वो कौन होता है, एफ होता है। लेकिन अगर ए एक फीमेल होती तो फिर क्या है, जी की मम्मी है ना ए, तो मम्मी का भाई क्या हो जाएगा, मम्मी का भाई हो जाएगा मामा, ठीक है। तो यहाँ पे मामा चाचा फूफा सब कंसीडर कर दिए गए हैं, तो यानी कि क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी एफ जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या करना है, हाँ तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा ये बताना हमने। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे 5 का जो संबंध है वो 36 से, तो ये कैसा संबंध है, 5 इस जो ये नंबर है उसमें अगर हम एक ऐड करते हैं, इसमें अगर हम एक ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 6, अब उस 6 का स्क्वायर क्या है 36 है, तो यहाँ पे हमने वही करना है, इसमें एक जोड़ना है और उसका स्क्वायर, यानी 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 49 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि अन्य शब्दों से जो है भिन्न है, इनमें से कौन सा जो है औरों से भिन्न है, तो यहाँ पे बोला गया तांबा हो गया, जिंक हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं अगर हम पीतल की बात करते हैं तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु यानी कि एक एलॉय है, ठीक है, पीतल एक एलॉय है। उसके अलावा तांबा, जिंक, एल्युमिनियम और लोहा ये सारे के सारे क्या है, प्योर एलिमेंट है। एलिमेंट होने का मतलब है कि अगर आप साइंस में आपने केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में ये सारे के सारे आपको दिखेंगे। तांबा दिखेगा, तांबा का क्या होता है, तांबा का हो जाता है आपका Cu हो जाता है, जिंक का हो जाता है Zn, एल्युमिनियम का Al होता है, लोहा का Fe होता है। यानी कि ये सारे के सारे आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे, लेकिन पीतल आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 है तो हमें a प्लस बी प्लस सी बट्टे सी हमें इसमें फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर कभी भी ऐसा करके दिया हो, इस तरीके से दिया हो a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7 ऐसा करके दिया हो, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाती है कि a अनुपात a b और c का जो अनुपात है ना वो सिंपली 3 4 और 7 हो जाता है, 3 4 और 7 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि a का मान आप 3 रख सकते हैं, b का मान आप 4 रख सकते हैं और c का मान 7 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी ना हो कि अगर सिचुएशन ऐसी होती, सपोज 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7c, अगर सिचुएशन ऐसी होती तब आपने क्या करना है, a b c का अनुपात निकालने के लिए, यानी कि a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए आपने क्या करना है, 3 4 और 7 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 3 4 और 7 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 21 21 चक्कू कितना हो 84, इनका जो एलसीएम लेंगे, ठीक है, आप अपने तरह उसमें ले सकते हैं। 84 जो है इसका एलसीएम होगा। जब 3 का भाग 84 में देंगे कितनी बार जाएगा, अब देखो जब हमने एलसीएम लिया तो अब क्या करना, 3 का भाग देना है 84 में। जब 3 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 28 बार, तो ये हुआ 28,
यानी कि a के नीचे हम 28 लिखेंगे। और जब हम ये 4 का भाग 84 में देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बार, ये 21 बार जाएगा। और जब हम 7 का भाग 84 में देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी हो, इस सिचुएशन के लिए a, b और c का जो अनुपात है वो 28, 21 और 12 का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी फिलहाल हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या है, a का अनुपात जो है, a का मान हम डायरेक्टली 3 रखेंगे, b का मान 4 रखेंगे और c का मान 7 रखेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से डायरेक्टली देखते हैं। ठीक है, तो रख दो भाई, a कितना हो जाएगा 3 प्लस b कितना है 4 प्लस ये c कितना है 7 डिवाइडेड बाई c कितना है 7। इसको ऐड करें, 7 है, इसको ऐड करेंगे 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14/7 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो हमें बताना है कि लुप्त संख्या कौन सी, कहाँ गई लुप्त संख्या, अच्छा ये यहाँ पे हमें बताना है कि क्या है। ठीक है, अगर 4*2 का मान जो है 16 है, तो बताइए भाई 4*2 का मान 16 कैसे हुआ। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि जो पीछे वाली संख्या है, ये पीछे वाली संख्या को आपने लेना है और इसकी जो घात है, घात यानी इसकी पावर हमने क्या करना है 4 को लेना है। तो 2 की पावर 4 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 4 बार गुणा करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 4 बार गुणा किया तो कितना 16 आया। ठीक है, तो ये देखो 16 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाले में भी वही काम करेंगे हम, यानी कि 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 243, आ रहा है कि नहीं, 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 243 आ गया, 243 आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, 1 की पावर 6 करेंगे तो जो है ये 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 ही आएगा ये। ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 की घात क्या करनी है, बोलो क्या करनी है, 5 की घात 4 करनी है। ठीक है, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 625 ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि अब हमें फिर से यहाँ पे ये वाला पेन नहीं दिख रहा है इसमें ना, चलो लाल पेन का उपयोग किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमें अगला मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम 4 का, इस 4 को पकड़ो पहले, इस आ रहा दिख रहा है ये। ठीक है, इस 4 को पकड़ लो, इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया। अब 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। इस 8 में जो है 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, अब यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 24 चौको कितना हो जाता है 96। अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 में 5 का गुणा करेंगे तो 480 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे, ठीक है, आप सब लोग बोल रहे होंगे कि 6 का गुणा करेंगे, तो फिर कर लेते हैं इसको 6 का गुणा। 6 का गुणा करेंगे तो 6 ये 0 हो जाएगा, और 6 का 8 में 48 को 8 4 और 6 चौको 24 और 4 28, 2880। 2880 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में 2880 है। तो ये हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन चेंज कर देते हैं, ये सही है। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर, ठीक है, तो ए कहाँ पे है, बाएं से 10वें स्थान पर है ए, बाएं से 10वें स्थान पे, 10वें स्थान पर है ए, बाएं से 10वें स्थान पर, तथा बी दाएं से 9वें स्थान पर, बी जो है दाएं से 9वें स्थान पर, यानी कि यहाँ से कौन से स्थान पे है, बी जो है यहाँ से 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर। यदि ए तथा बी अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो ए बाएं से 15वें स्थान पर आ जाता है। यानी कि अब ये ए जो है ये यहाँ पे चला गया है और बी यहाँ पे चला गया है, तो बोला है कि ए क्या हो जाता है, बाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। तो ए जब यहाँ पे जाता है तो बाएं से 15वें स्थान पे हो जाता है। तो यानी कि ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, बाएं से 15वें स्थान पे है। ठीक है, तो देखो जब कभी भी हमें
किसी व्यक्ति की आगे से पोजीशन और पीछे से जो है पोजीशन अगर दी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को ऐड कर जोड़ देते हैं और उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो देखो अभी इसने बोला दूसरी सिचुएशन में जो है ए जो है दाएं लेफ्ट से 15वें नंबर पे, तो यानी कि इसका मतलब यही तो हुआ कि जो बी पहले था, बी की पोजीशन पहले जो है बाएं साइड से 15वें स्थान पे थी। अब देखो बी की जो पोजीशन है बाएं से 15 हो गई और दाएं से कौन सी होगी, 9 हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, इन दोनों को जोड़ के उसमें हम क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 15 और 9 कितना हुआ, 24, और 24 में से हम क्या करेंगे, 15 9 हो गया 24, 24 में से हम एक माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 23 जो है इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा 2 संख्याओं का गुणनफल का योग जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि हमारे पास 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं। सपोज मैंने कहा x + y + z, इसने कहा कि इनके वर्गों का योग मतलब अगर हम इसके वर्गों का योग करेंगे तो ये कितना आएगा, 138 आएगा, 138 आएगा। फिर बोला गया है कि अगर 2 करके संख्याओं को लेते हैं, 2 करके संख्याओं को लेने का मतलब है कि एक बार में हमने x y को लिया, दूसरी बार में हमने y z को लिया और तीसरी बार में हमने x z को लिया। ठीक है, तो उनका क्या होगा, उनके गुणनफल यानी कि इनका गुणनफल x और y का गुणनफल, y और z का गुणनफल और x और z का गुणनफल का योग, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 131 के बराबर। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, इन तीनों प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है, यानी कि x + y + z हमने निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप 7th 8th क्लास में या पता नहीं कौन सी क्लास में है कि एक फॉर्मूला है, जब हम पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², तो उसी में ये भी है कि x + y + z का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, आप बोल रहे होंगे कि x² + y² + z² + 2a, अब ये x y है ना, तो 2xy + 2yz और प्लस बोलो 2xz। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये 2xy 2yz 2xz है, क्या हम इन सभी में, क्योंकि यहाँ पे सब में 2 है, क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने बोला कि हाँ ले सकते हैं। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास xy, यहाँ पर हमारे पास बचेगा yz और यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास xz। कंजस्टेड नहीं हो रहा है, कंजस्टेड नहीं हो रहा है, बाकी सारी की सारी चीज़ें तो सेम है। ठीक है, इसको हमने चेंज करके ऐसे लिखा। अब देखो ये x² + y² + z² हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये पेन चेंज कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है, ये देखो x² + y² + z², x² + y² + z² किसके बराबर है, 138 के बराबर। तो इसको हटा के मैं क्या 138 लिख सकता हूँ। ठीक है, 138 मैंने इसके स्थान पर लिख दिया है। अब जो पीछे वाला पोर्शन है ये xy + yz + zxz, तो क्या इसकी जगह पे मैं 131 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैंने मिटा दूँ इसको, अब क्योंकि जगह नहीं है इसमें, मिटा देता हूँ मैं, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मैं इसको मिटा दूँ, इसकी जगह में मैंने क्या लिख दिया 131, इसकी जगह पे मैंने, अब पेन चेंज हो गया, छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, 131 लिख दिया। तो यानी कि ये कितना, ये किसके बराबर है, x + y + z के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं इसको, 131 × 2 कितना हो जाएगा, 262 ये हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 262 और 3 70 और 30 कितना हो जाएगा, 300 और 1 400। ठीक है, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। तो यानी कि देखो ये सब मिटा के ये पूरा का पूरा जो है 400 आ गया, मिटा देता हूँ इसको मैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया, 400 के बराबर आया। ठीक है, तो इन संख्याओं का जो स्क्वायर है 400 के बराबर है, तो इसका मतलब x + y + z किसके बराबर होगा,
क्योंकि जब इसका स्क्वायर 400 है तो यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400 का रूट निकालेंगे, और 400 का रूट किसके बराबर होता है, 20 के बराबर। तो 20 के बराबर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। देखो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, अदरवाइज ये जो है इतना समय नहीं लगेगा, मैंने सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इतना लंबी चौड़ी कहानी बताई हुई है, ठीक है, इतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और अब चेंज करते हैं हरे रंग पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि कितने आयत हैं। देखो यहाँ पर अगर आयतों की बात की जाए तो एक बात का बहुत सारे बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, एक बात में, इस बात में कन्फ्यूज़न रहता है कि ये अगर एक क्या है, ये एक स्क्वायर है, मान लो ये एक स्क्वायर है, अगर ये एक स्क्वायर है यानी कि ये एक वर्ग है, तो क्या ये एक आयत भी है? निश्चित तौर पर जो सभी वर्ग होंगे वो अपने आप में आयत भी होंगे, ठीक है। तो यानी कि इसको अगर कभी आयत गिनने के लिए बोला जाए और हमारे पास वर्ग दिया हो तो हम इसको आयत में काउंट करेंगे, ठीक है, काउंट करेंगे इसको आयत में, ठीक है। लेकिन अगर कोई आयत हो इसको हम वर्ग में काउंट नहीं करेंगे, इसमें इसको क्या करेंगे, वर्ग में काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब ठीक है, अब देखो कभी हमारे पास इस प्रकार का अगर एक कोई फिगर हो, सपोज ऐसा करके मैंने अलग सा फिगर बना दिया, इसको समझाने के लिए बनाया मैंने अलग सा फिगर, ठीक है। अगर हमें पूछा जाता है कि यहाँ पे इस फिगर में क्या कहते हैं इसको, आयत की संख्या कितनी है, आयत है ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखनी है, 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे चलो सपोज एक और हो जाता है, यहाँ पे चलो मैंने 4 कर दिया, इसको मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ लंबाई में भी लिखना है और चौड़ाई में भी लिखना है, ये लिख दिया 1, ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 3, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर आयतों की संख्या निकालनी है तो इसके लिए सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन सबको जोड़ दो, 3, 2, 5 और 1, 6, जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कितना हुआ, 6 हुआ। और यहाँ भी वही काम करो, इनको जोड़ दो, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो ये कितना हुआ, 10 हुआ। अब फाइनली हमें क्या करना है, इस 10 को और इस 6 को गुणा कर दो, ठीक है। इस 6 को और इस 10 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो क्या बोलते हैं आयत होंगे वो कितने होंगे, 60 आयत होंगे, ठीक है। तो चलो अभी इसको मारो गोली। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है ना, यहाँ पे भी आपको वही सिचुएशन देखने को मिल रही होगी। तो देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपने लिखना 1, यहाँ पे लिखना है 2, और लंबाई में क्या करेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हुआ 3। अब इस 3 को और इस 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, तो 9 हमारा जो है इसमें आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे इस प्रकार से पोर्शन बना हुआ ना, इसमें कोई आयत नहीं बन रहा है, इसकी वजह से कोई नया आयत नहीं बन रहा है। तो ये तो बस आप लोगों को भ्रमित करने के लिए ये जो बनाया हुआ है ना, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए है, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे आयतों की संख्या निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 9 इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चुनिए जो है क्या है, अन्य से भिन्न है। तो भिन्न कौन सा है, गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया और टिड्डी हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये रेंगने वाले जानवर हैं, रेंगने क्या बोलते हैं उनको, सरीसृप, ठीक है। रेप्टाइल्स यानी जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, उरग पढ़ते हैं ना, उरग ही बोलते हैं शायद से, ठीक है। तो गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया और घड़ियाल हो गया, ये तीनों की तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं रेप्टाइल की कैटेगरी में, जबकि टिड्डी जो है रेप्टाइल की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है उसी प्रकार श्रव्य किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो श्रव्य किससे संबंधित होगा, तो जैसे दृश्य रोशनी से संबंधित है वैसे जो श्रव्य होगा ये किससे संबंधित है, ये आवाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को करने में 5 दिन लगाता है, उसी कार्य को बी, अब देखो यहाँ पर अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी आएंगे आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जब ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना हमने, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन है, ए बोला गया है, दूसरा कौन है, बी बोला गया है हमारे पास, और तीसरा कौन है, सी बी है ना यहाँ पे, हाँ सी बी है, ठीक है। अब क्या बोला इसने कि ए, अब ए का यहाँ पे हम लेंगे दिन और एक होगा इफिशिएंसी।
इफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया जाने वाला कार्य, ठीक है, एक दिन में किया जाने वाला कार्य, यानी कि किसकी क्षमता कितनी ज़्यादा है। इफिशिएंसी को हम क्षमता भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि ए क्या है, 5 दिन लगाता है, तो दिन की जगह पे मैंने लिख दिया 5। फिर बोला गया उसी कार्य को बी जो है 10 दिनों में, बी जो है 10 दिनों में, और सी कितने दिनों में, 30 दिनों में पूर्ण करता है, 30 दिनों में पूर्ण करता है। तो सबसे पहले काम हमने जिसके दिन लिख दिए, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ काम नहीं करना है, सबसे पहले हमने लेना है, हाँ मैंने सुन लिया एलसीएम, आप अपने मन में एलसीएम बोल रहे होंगे, तो मैंने सुन लिया, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जो 30 एलसीएम आता है, तो हमने इसको एज्यूम करना है कि ये 30 क्या है, ये 30 टोटल काम है। टोटल काम ये समझ लो कि मुझे जो है 30 पेज लिखने हैं, 30 पेज लिखने का काम है, ठीक है। तो अब समझो इस चीज़ को कि ए जो है 30 पेज को 5 दिन में लिखता है। इसको इस तरीके से समझेंगे कि ए जो है, क्योंकि दिन कितना यूज़ करता है, 5 दिन, तो 5 दिन में 30 पेज लिखता है, तो एक दिन में कितना पेज लिखेगा, तो आप बोलेंगे 30/5, मतलब 30 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हर दिन कितना पेज लिखेगा, 6। अब एक दिन में 6 पेज लिखता है, तो 5 दिन में 6×5 30 हुआ। इसी तरीके से अगर बी उस अकेले काम को करता है, तो वो क्या है, 10 दिन का समय लगाता है, यानी कि हर दिन कितना, यानी एक दिन में कितना, तो 10 को क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरीके से सी कितना, सी आलसी आदमी है, तो 30 दिन लगाता हो, यानी कि हर दिन में एक ही पेज लिख पाता है, ठीक है, आलसी आदमी है सी, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी इफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कौन कितना कार्य करता है, तो ये हमारे पास आ गया। फिर क्या बोला इसने, यदि ए बी सी, अब उन्होंने बोला कि भाई मैं तो बहुत टाइम लग रहा है, 30 दिन का समय लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि तीनों भाई मिलकर काम करते हैं। जब तीनों भाई मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो देखो भाई ए जो है 6 पेज लिखता है एक दिन में, बी जो है 3 पेज लिखता है, और सी 1 पेज लिखता है। तो तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो कितना, 6 3 9 और 1 10 पेज लिखेंगे, यानी कि एक दिन में 10 पेज लिखेंगे। अगर वो एक दिन में, ये दिख रहा है क्या, ठीक है दिख रहा है, ठीक है, एक दिन में अगर 10 पेज लिखता है, तो 30 पेज लिखने के लिए कितना समय मिलेगा, तो 30 को हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करने पे हमें मिलता है 3, यानी कि दिनों की संख्या कितनी होगी, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संख्याओं जो हमारे पास ये है, इनका यहाँ पे 4 की 0 इस तरीके से था, का योग क्या है। देखो ये क्वेश्चन पेपर जो है लोअर पीसीएस, जो 2021 में लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो एग्जैक्टली सेम वही जो है मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन वही है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर में ये इसी प्रकार से आया था। ये देखने में क्या 2 डिग्री लग रहा है ना, 2 डिग्री लग रहा है, लेकिन 2 डिग्री नहीं है, ये 2 की पावर 2 की घात 0 है, और दूसरा क्या है 3 की घात 0, और तीसरा क्या है 4 की घात 0, ठीक है। इन सब का योग हमें निकालना है। तो देखिए एक बात का ध्यान रखना, आप किसी भी संख्या की पावर, अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 है ना, तो वो हमेशा 1 के बराबर होती है। अब कोई भी संख्या हो, चाहे 2 4 10 12 50 60, ठीक है। तो यानी कि 2 की घात 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 है। 3 की घात 0 होने का मतलब ये भी 1 है, और ये भी क्या है 1 है। इन तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा। 3 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, ठीक है। तो यानी कि ठीक है, अगर यानी कि अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि पिता की जो उम्र जब उसका बेटा हुआ तो x वर्ष का था, ठीक है। अब बोला कि भाई अब देखो, और बेटा कितने साल का था उस समय, 0 साल का, यानी कि उस समय पैदा हुआ था। पिता कितने साल का था, x साल का। अब क्यों जो बेटा है वो अब क्या हो गया, अब x साल का हो गया। जब बेटा x साल का हुआ तो पिता भी तो x साल बढ़ेगा, यानी कि पिता कितना साल बढ़ेगा, x साल बढ़ेगा। अब पिता कितने साल का हो गया, 2x साल का हो गया। जब हमने x को x में ऐड किया तो क्या बनेगा, 2x बनेगा, ठीक है। तो यानी पिता कितने साल का, 2x साल का है। अगर पिता 2x साल का है तो फिर क्या बोला उसने कि यदि पिता की वर्तमान आयु 38 वर्ष है, तो यानी कि जो 2x है ये किसके बराबर है, ये है 38 के बराबर। अगर 2x 38 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा,
2x 38 के बराबर, तो x कितने के बराबर होगा? 19 के बराबर होगा। x 19 के बराबर होगा, तो यानी कि अभी बेटा कितने साल का वर्तमान में? बेटा अभी जो है x साल का है ना, बेटा अभी x साल का है, तो क्या पूछा गया है? तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी? और x का मान हमें क्या मिला? 19 मिला। यानी बेटा अभी 19 साल का है, लेकिन हमें बेटे की 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछी गई है। तो 19 में से 5 माइनस कर दो, 19 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 14। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है, तो हमें इनके साइन चेंज करने, तो पहले ये देख लेते हैं। ये 40 है, ठीक है, ये 40 है, 40 के बाद यहाँ पे 12 है, 12 के बाद 3 है, ठीक है, और 3 के बाद यहाँ पे क्या है? थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो रखी है। 3 के बाद यहाँ पे जो है -6 है और डिवाइडेड बाई 60 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या साइन था? यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे प्लस था, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? चेंज करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 12, 3, 6 और 60। तो यहाँ पे हमें जो है चेंज करना है, तो माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। तो माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? प्लस है, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हम प्लस लिखेंगे। फिर प्लस का अर्थ डिवाइड है, तो प्लस का अर्थ क्या है? डिवाइड है। फिर डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड होता है ना, तो 3 का भाग अगर हम 12 में देंगे कितनी बार जाता है? ये जाता है। एक लाइन में करेंगे हम, ठीक है, एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। तो 3 का भाग जब हम 12 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, ठीक है। अब ये 4 है और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 6 के साथ, तो 6 जगह 24 हुआ, तो यानी कि यहाँ तक कितना हो गया? ये पूरा का पूरा 24 हो गया। फिर -60 हो गया, और इससे पहले क्या है? यहाँ पे 40 है और 40 के बाद प्लस है, ठीक है। अब देखो 40 में हम 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 64 में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 4। तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थान पर क्या है? रिक्त स्थान कहाँ है? यहाँ पे 122, क्वेश्चन नंबर 122 में जो है यहाँ पे रिक्त, ये 7 की जगह ये रिक्त स्थान है, ठीक है। यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे रिक्त स्थान है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से होगा? अगर हम 3 का गुणा 2 के साथ करें, 3 दूना 6 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 का दुगना करेंगे, 8 दूना 16, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 20। तो यानी कि यहाँ पे आना चाहिए 20 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम डबल कर रहे हैं। सबसे पहले काम क्या करना है? डबल करना है, ठीक है। तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40, और 40 में हमने क्या करना है? अब देखो यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, यहाँ पे 4 ऐड हुआ है, अब यहाँ पे क्या ऐड होगा? 6 ऐड होगा, यानी कि डबल करके उसमें यहाँ पे 6 ऐड होगा, तो ये हो गया 46, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या करना हमने? दुगना तो सब में करना है और उसमें अब 8 ऐड करना है। तो 46 दूना कितना हुआ? 92, और 92 में हम 8 ऐड करेंगे तो 100। अब इसमें दुगना करके उसमें 10 ऐड करेंगे, तो 100 दूना 200, 200 और 10 कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। इस प्रकार से तो ये कब सही बैठ रहा है? जब यहाँ पर हम दुगना करके 2, 4, 6, 8 ऐसा करके जोड़ रहे हैं, तो तब यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे B20 जो है हमारा सही आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:35 पर जो है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो 7:35 पे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, तो जैसे कि आप जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या करते हैं? 11:60 में से माइनस करते हैं। तो 11:60 में से 7:35 को माइनस करेंगे, तो 7:35 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, और 7 और 4 11, तो 4:25। 4:25 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में, अब ठीक है दोनों हरिद्वार ये है, तो एक इस दिशा में तो दूसरी इस दिशा में जाती हैं। इन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65, तो यानी कि एक जो है 65 की स्पीड से क्या बोला इसने? गति का मतलब स्पीड का मतलब है कि 1 घंटे में 65 किलोमीटर,
यानी 1 घंटे का समय दिया जाए तो 65 किलोमीटर जाती है, और दूसरी 1 घंटे में कितनी 55 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। तो कितने मिनट बाद यह रेलगाड़ियाँ जो है 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी। अब देखो, जब 1 घंटे, क्योंकि इनकी स्पीड है, यानी 1 घंटे में ये इधर चली गई और ये इधर चली गई, इन दोनों के बीच में दूरियाँ कितनी होगी, ये 65 और 55 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ 120 किलोमीटर। इन दोनों का हमने ऐड किया तो 120 किलोमीटर हुआ। तो यानी कि 1 घंटे में वो 120 किलोमीटर जाती हैं। ठीक है, तो 1 घंटा मतलब होता है क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 120 किलोमीटर, इन दोनों को 120 किलोमीटर दूर होने के लिए 1 घंटे का समय लगता है। और 1 घंटे का मतलब हम मिनट में बोल सकते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 120 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है, 60 मिनट का समय लगता है। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, 150 किलोमीटर जो है 150 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखो, यहाँ पे हमारा एक एक नियम काम आता है। एक नियम का मतलब होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब सिंपल सा ये कि 5 रुपये में अगर 10 अमरूद तो 15 रुपये में कितने अमरूद। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं। 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 15 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल सा मतलब आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंपल सा जो एक नियम है वो इस प्रकार से, 5 का भाग 15 में 3 बार, और इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ 100, अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ऐसा है कि जैसे 120 अगर 60 के बराबर है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, तो 150 का मान किसके बराबर होगा, 150 का हम आधा कर देंगे यानी कि 75। तो डायरेक्टली हमारा 75 हमारा जो है आंसर आ जाता है। कई बच्चे अगर नहीं सोच पाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वही एक नियम लगा सकते हैं। एक नियम में हम क्या करेंगे, 150 को ऊपर लेके जाएंगे और 120 को नीचे लेके आएंगे। 120 को नीचे लेके 60 से 120 कटेगा 2 बार, 2 से 150 कटेगा कितनी बार, 75 बार। तो 75 जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम युग्म को चुनिए। तो हमें विषम युग्म को चुनना है। ठीक है, तो लोहार का संबंध निहाई को एनविल बोलते हैं। ठीक है, एनविल बोलते हैं, एनविल। ठीक है, तो एनविल क्या होता है कि इसका एक उपकरण होता है, जो लोहार होता है उसका एक उपकरण होता है एनविल। बढ़ई का जो है आरी, बढ़ई यानी कारपेंटर को क्या चाहिए होता है, आरी की ज़रूरत होती है। नाई का जो हथियार होता है वो क्या होता है, कैंची होता है। लेकिन सुनार का हथियार गहना नहीं होता है। सुनार का जो हथियार है ये क्या होता है, गहना नहीं होता है, वो तो प्रोडक्ट होता है ना, उसका हथियार नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हमें विषम चुनना है। ठीक है, तो ये गाजर हो गया, आलू हो गया, टमाटर, चुकंदर। अगर हम इसमें देखेंगे तो टमाटर जो है ज़मीन के बाहर उगते हैं, बाकी और चीज़ें, अन्य चीज़ें जो है ज़मीन के अंदर उगते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि पिता एवं पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फादर है, यहाँ पे हमारे पास सन है। वर्तमान पूछा गया ना, तो यहाँ पे पहले वर्तमान लिखो। ठीक है, वर्तमान आयु का कितना है, 7:1 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात 5:1 हो जाएगा। 5:1 है। ठीक है, गलती से यहाँ पे रेशियो काट दिया गया है। तो 7 वर्ष बाद बोला गया ना, तो यहाँ पे +7 करेंगे, कितना है, 5:1 है। ठीक है, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या है, तो वर्तमान की आयु का योग पूछा गया। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के जो एज वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इन दोनों का जो 5 और 1 है ना, इन दोनों का जो अंतर है। ठीक है, अंतर यानी कि 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4, तो 4 से ऊपर गुणा करना है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि इन दोनों के अंतर से हम ऊपर गुणा करेंगे और ऊपर वाले जो 2 हैं उनके अंतर से हम नीचे गुणा करेंगे। तो यानी कि इनका अंतर कितना हुआ, 7 और 1 का अंतर कितना हुआ, 7 और 1 का अंतर कितना हुआ, आप बोलेंगे 6 हुआ। तो 6 से हमने नीचे गुणा करना है और 4 से हमने ऊपर गुणा करना है। अब ऊपर करते हैं इसको का, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का गुणा 7 के साथ करेंगे कितना हुआ, 28 हुआ। तो मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया। 4 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 4 हो गया। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया, 4 से गुणा कर दिया मैंने। अब 6 से गुणा करेंगे हम तो 6 पंजे 30, यहाँ पे 30 हो गया।
और 6 एकम 6, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि वर्तमान में फादर जो है 28 यूनिट का था और सन कितने यूनिट का था, 4 यूनिट का था। 7 साल बाद फादर जो है ये 30 यूनिट का हो गया और ये कितने यूनिट का हुआ, 6 यूनिट का। अब देखो ये 7 साल में 28 से 30 हो जाता है, यानी कि यूनिट की बात करें तो कितना यूनिट बढ़ा, ये बढ़ा 2 यूनिट। ठीक है, 28 था पहले 28 था 7 साल पहले, और अभी कितना हो गया, ये 30 हो गया, यानी 2 यूनिट बढ़ा। अच्छा, तो 2 यूनिट बढ़ा, ये किसकी वजह से बढ़ा, 7 सालों की वजह से। तो यानी कि 2 का मान 7 होगा कि नहीं होगा। 2 जो यूनिट, इसमें जो 2 यूनिट है उसका मान 7 सालों के बराबर है, 7 सालों के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग। तो वर्तमान की पूछा गया ना, वर्तमान पूछा गया तो आयु का योग पूछा गया। तो देखो फादर 28 यूनिट का है और जो सन है वो 4 यूनिट का है, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट का हुआ, 28 और 4 32। योग पूछा गया ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, 28 और 4 32। तो अगर 2 का मान 7 है तो 32 का मान कितना होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक एक नियम बताया था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नीचे वाला 32 गुणा में जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो 2 से 32 को काटेंगे कितनी बार, 16 बार, और 16 का गुणा 7 के साथ करेंगे कितनी बार, कितना होगा, 16 का गुणा अगर हम 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 7 112। ठीक है, टेबल याद करना जरूरी है। ठीक है, 112 जो है ऑप्शन नंबर, मुझे पता है कि आप लोगों में बहुत सारे लोगों को जो टेबल नहीं आता होगा, तो 16 7 कितना होगा, 112। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस समीकरण को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ये दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये 2x है माइनस 2 है, ब्रैकेट में 4 माइनस x है, और ये पहले हम जो पहली वाली और जो दूसरी वाली, इन दोनों को समीकरणों को हम लिख देते हैं, 2x माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 2x हो गया माइनस, अब 2 का गुणा हमने 4 के साथ भी करना है और x के साथ भी करना है, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे माइनस जो 2 है ना वो कैसा है, 2 माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और यहाँ पे कितना है, माइनस का x, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो ये साइन है ना, ये साइन का मतलब है जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है, इस साइड वाला छोटा होगा, छोटा है किससे, 2x माइनस 3 से। अब देखो ये 2x है प्लस का, ये 2x है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को क्या हम जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जोड़ सकते हैं। तो 2 और 2 4x हो गया, ये माइनस 8, और उसके बाद ये यहाँ पे तो ये रहेगा, और 2x माइनस 3 के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हो गया है। ठीक है, और जो है अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे x पे 5 की, क्योंकि हमें जो है देखना है कि कहाँ पे ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे, तो x का मान 5 रखो। तो ये कितना हुआ, x की जगह अगर हम 5 रखेंगे तो 4 पंजे 20, 20 माइनस 8 कितना हुआ, 12 हुआ ना, 12 हुआ। अब यहाँ पे x का मान 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 3 माइनस करो कितना हुआ, 7। क्या जो 7 है वो 12 से बड़ा है, क्योंकि बड़े का निशान है ना, तो यानी कि इस साइज वाला बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम 4 पे रखेंगे, x का मान 4 रखेंगे, 4 चौको 16, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हुआ 8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दूना 8, 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना हुआ, 5। क्या 8 जो है 5 से छोटा है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब हम तीसरे वाले पे चेक करेंगे 3, तो x का मान 3 रखो, 4 3 12, 12 माइनस 8 करेंगे कितना हुआ, 4, 4 जो है अब यहाँ पे रखो 3 रखो, 3 दूना 6, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, तो क्या 4 3 से छोटा है, तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम इस पे चेक करेंगे तो ऑब्वियसली, अब क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो गए तो ऑब्वियसली हमारा चौथा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में से 8 माइनस करेंगे ये हो गया 0। ठीक है, अब 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। तो देखो 1 जो है 0 से बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे ये चीज़ें फिट बैठ रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सदस्यों ABCD के एक परिवार में D A की दादी, तो ठीक है एक परिवार है उसमें 4 सदस्य हैं, D क्या है, A की दादी
डी जो है वो ए की दादी है, डी दादी है तो फीमेल हो गई। ए की दादी यानी कि डी का कोई बेटा होगा और उसका बेटा है कौन, ए की दादी है, ए की दादी, ए लिख देता हूँ, ए की दादी है। एवं बी की माता है, तो बी की माता है तो इसका मतलब बी यहाँ पे होगा, बी की माता है। जबकि सी जो है बी की पत्नी है, सी क्या है, बी की पत्नी, बी की पत्नी, पत्नी के लिए ये है ना, कौन है, सी, बी की पत्नी है। सी का ए के साथ क्या संबंध है, जो सी है उसका ए के साथ क्या संबंध है, तो देखो पिता, ए का पिता है बी की पत्नी है, यानी कि ए की क्या हो जाएगी, माता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ एक श्रेणी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, सॉरी हाँ माइनस ही है, यहाँ पे -1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है 3, इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना है 5, तो जो ये अंतर आ रहा है ये 1 3 5, अब क्या आएगा 7, तो यानी कि हमने क्या करना है 7 को 8 में जोड़ना है, 8 और 7 15, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15 होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक निश्चित कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 2 3 क्या है, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है। दूसरी बात क्या बोली गई, 365 क्या है, इसके लिए वेरी हॉट का है डे, वेरी हॉट डे है। तीसरा क्या है 589, 589 के लिए क्या है, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट ये है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा अंक वेरी के लिए कौन सा अंक है, वेरी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या है कि 1 2 और 3 के लिए हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी है। अब जरूरी नहीं है कि 1 जो है एच के लिए हो, 1 इनमें से किसी के लिए भी हो सकता है, हमें वो देखना है कि किसके लिए होगा, ठीक है। तो हमें वेरी पूछा गया है, तो वेरी कहाँ पे है, अगर हम देखेंगे तो वेरी इसमें नहीं है, यहाँ पे है वेरी, और इसमें वेरी नहीं है। इसका मतलब जो अंक, क्योंकि देखो वेरी सिर्फ बीच वाले में है ना, तो जो अंक सिर्फ बीच वाले में होगा, ऊपर और नीचे नहीं होगा, ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए, वो वेरी होगा, ठीक है। तो देखो 3 की बात करेंगे तो 3 देखो ऊपर है, ये 5 की बात करेंगे, 5 देखो ये नीचे है, तो ये 5 भी हमारा वेरी नहीं हो सकता है। ये 6 की बात 6 की बात करेंगे तो जो 6 है ना वो ऊपर भी ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, तो इसलिए वेरी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प, देखिए अभी मैंने बताया कि ये पुराना पेपर है 2021 का लोअर पीसीएस, और जो फाइनल आंसर की थी उसमें इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया था, आयोग के द्वारा जो है ये वाला क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया था, तो हम भी इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आयोग ने डिलीट कर दिया था तो हम क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस जो है 1988 में बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं 1 साल के बाद है, और कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि हर 1 साल में ऑड डे की संख्या कितनी होती है, ऑड डे की संख्या होती है 1, बस अर्थ ये है कि वो लीप ईयर ना, सॉरी हाँ मतलब लीप ईयर नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनरी ईयर होना चाहिए। तो देखते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है, वैसे 1988 लीप ईयर होता है, लेकिन ये कब की बात की गई है, स्वतंत्रता दिवस की बात की गई है, और स्वतंत्रता दिवस कब आता है, 15 अगस्त को आता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका लीप ईयर था, लीप जो डे था वो जा चुका है, फरवरी जा चुके हैं ना, ठीक है। तो इसलिए अब इस जो ये वाली डेट है और ये वाली डेट है, इन दोनों डेट के बीच में लीप ईयर नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ एक कंसिडर करेंगे, सिर्फ एक ही इसमें जो ऑड डे है उसको 1 लेंगे, ठीक है। तो एक ऑड डे यानी कि यहाँ पे पहले कौन सा बार था, बुधवार था, तो बुधवार में 1 जोड़ दो, तो बुधवार में 1 जोड़ेंगे तो ये आएगा गुरुवार। हाँ, यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की स्थान पर अगर गणतंत्र दिवस होता
फिर हमारा ऑड डे जो है 2 होना था। क्यों होना था 2? क्योंकि जब हम गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1988 से हम 26 जनवरी 1990 पे जाएंगे। तो देखो इन संख्याओं की इन डेट्स के बीच में लीप ईयर आएगा। लीप ईयर यानी कि ये देखो ये जनवरी है ना, तो फरवरी में 1988 की जो फरवरी है उसमें 29 दिन होंगे, ठीक है। तो ये इसके बीच में आएगा, तो इसलिए इस वाले सिचुएशन में 2 ऑड डे होंगे, लेकिन इस वाले सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑड डे होगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? गुरुवार हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द के उस विकल्प को चुने जो कंसल्टेशन शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो इससे नहीं बनाया जा सकता बोला है इसने ना, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन सल्यूट जो है नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि देखो सल्यूट में क्या है, ई आएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी ई नहीं है, ई नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है। राजू जो है बाएं से 8वां, बायां यानी कि बाएं से 8वें नंबर पे कौन है? राजू जो है बाएं से 8वें नंबर पे है। एवं रामू के बाएं से 9वां है, जो कि दाएं से 5वां है। तो कौन? रामू क्या है? रामू की बात की गई है। रामू कहाँ है? दाएं से कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। तो दाएं से देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है रामू। और उसने बोला है कि जो ये राजू है रामू के बाएं से 9वां है। रामू के बाएं से 9वां मतलब इसके बाएं से 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां नंबर पे ये, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? तो इसको काउंट कर लेते हैं। 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ तक 16 हो गए। और 16 और 5 21। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 का अनुपात है। यदि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 1:2, ये 12 नहीं है, ठीक है। अनुपात हमेशा 2 में होगा ना, 1:2 होगा इसका, ठीक है। मिस प्रिंटिंग के लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है, यानी कि इसमें भी हमने क्या किया? 16 जोड़ा, और इसमें भी हमने क्या किया? 16 जोड़ा। तो जो ये नया अनुपात है ये कितना होगा? 1:2 का अनुपात होगा। चलो इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास ए और बी है ना, ए और बी है। जब हमने इसमें 16 जोड़ा, देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें बराबर रूप से जोड़ा जाता है, जब हमने एज वाला देखा था तो यानी कि ये जितना साल ये बढ़ा उतना ही साल ये बढ़ा है, ठीक है। जितना साल ए बढ़ा है उतना ही साल जो है बी जो है बढ़ा है, ठीक है। जब बराबर रूप से बढ़ते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इसके अंतर से ऊपर वाले, जैसे हमने पिछले एज वाले क्वेश्चन में किया तो सेम टू सेम वही चीज़ें रिपीट करनी है। इसके अंतर से ऊपर वाले को गुणा करना है और ऊपर वाले के अंतर से नीचे वाले को गुणा करना है। इसका अंतर कितना है? 1 है। और इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 3 से नीचे वाले को गुणा करेंगे। अब जब 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 6। तो इसको मैं 3 और 6 लिख सकता, 3:6 इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये सिचुएशन कब है? जब हमने क्या किया? इसमें 16 ऐड किया, 16 ऐड किया जाता है। तो देखो ये 2 से कितना हुआ? 3 हुआ। 2 से 3 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 16 जोड़ा गया। तो यानी कि ये अनुपात में कितना अनुपात बढ़ा है? ये देखो 1 अनुपात का 1 बढ़ा है। ये देखो 5 से 6 हुआ ना, ये भी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 1 क्यों बढ़ा? क्योंकि इनमें 16 जोड़ा गया। तो इसका मतलब जो अनुपात का 1 है ये किसके बराबर है? ये 16 के बराबर है। ये 2 से 3 हुआ यानी कि 1 बढ़ा ना, तो ये 1 किसके बराबर है? 16 के बराबर है। अगर 1 16 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है? ये संख्याएं क्या हैं? तो वो संख्याएं क्या थे? वो 2 और 5 थी ना, 2 और 5 थी। तो वो संख्याएं क्या हैं? अगर 1 का मान 16 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? अगर 1 का मान 16 तो 2 का मान 32। अगर 1 का मान 16 तो 5 का मान, 1 का मान 16 तो 5 का मान 16 पंजे 80। तो यानी कि एक संख्या होगी 32 और दूसरी संख्या होगी 80। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा।
नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 2 स्टार 3 जो है 10 के बराबर है, 7 स्टार 2 जो है 63 के बराबर है। तो यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन दोनों को, कहाँ गया, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना, ये हुआ 5, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना, 5 का गुणा करना है पहली वाली संख्या के साथ, पहले क्या करना, जोड़ना है, दूसरे स्टेप में पहले वाले संख्या के साथ गुणा करना है। तो 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हुआ, 10। पहले स्टेप में इन दोनों को जोड़ो, 7 और 2 9, 9 का गुणा किससे करना है, पहली वाली संख्या के साथ, 9 7 63। इन दोनों को जोड़ो, 6 5 11, 11 का गुणा पहले नंबर के साथ क्या, 11 6 66। तो यहाँ पे 8 और 4 12 किया, 12 का गुणा किसके साथ करना है, 8 के साथ, 12 8 96, 96। यहाँ पे भी वही करना हमने, इन दोनों को जोड़ो, 9 और 7 16, ये कितना हुआ, 9 और 7 कितना हुआ, 16। 16 का गुणा हमने किसके साथ करना है, 9 के साथ। 16 नमा कितना हुआ, 16 नमा कितना हो जाता है, हाँ टेबल याद नहीं है, ठीक है। 16 नमा 144, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसके लिए लगेगी लाल पेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 है, और देखो 25, यहाँ पे क्या करना है हमने, 25 का रूट वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल होता है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर हम इस 5 को और इस 12 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 हो गया। तो देखो ये 81 का रूट करेंगे तो ये हुआ 9, और 225 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 15। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आता है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम, 49 का जो रूट होता है 7, और 289 का जो रूट होता है वो होता है 17, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 17 7 कितना हो जाता है, 17 7 हो जाता है। फिर से यहाँ पे टेबल की आवश्यकता है, तो 1 से लेके 20 तक की जो टेबल है ये आपको याद होना आवश्यक है, ठीक है। तो 17 7 कितना हो जाता है, 119। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी कलर चेंज कर देते हैं, लो 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंबे को जो है 32 सेकंड में पार करती है। तो हमें बचपन से हमने सीखा हुआ है कि हमें क्या निकालना है, गति निकालना है। गति क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या, जो ट्रेन की लंबाई है यही अपने आप में डिस्टेंस हो जाएगी। तो डिस्टेंस कितना है, 480 है, बटे समय, समय कितना है 32 सेकंड है ना, तो 32 यहाँ पे लिख देंगे, 32 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है 480 मीटर, और ये क्या है 32 सेकंड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हो रहा है हमारा। अब देखो मिटा देता हूँ इसको, देखो कभी भी अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है उसको हमने किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो हम क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर देना है। कोई भी नंबर, अगर कोई भी स्पीड दे रखी है हमें मीटर पर सेकंड में दी हुई है, और उसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। और इसके उल्टा अगर हमें किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो चलो काटते हैं इसको अगर हम काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 से 16, और 2 से कटेगा ये 9 बार, ठीक है। 16 से 480 कटेगा 30 बार, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 30 कटेगा 6 बार, और 9 छक्का कितना हुआ 54, 54 जो है इसका 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कितना होगा 6, और 6 के बाद 8 आ रहा है, यानी कि 2 ऐड हो रहा है। 8 के बाद 17 आ रहा है, तो कितना ऐड होगा 8 9 और 8 17, 17 के बाद 2 ऐड हो रहा है, 17 और 2 19, 19 के बाद 9 ऐड हो रहा है तो 28, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। तो देखो
2 9 2 9 2 और 9, अब क्या ऐड होगा, अब 9 ऐड होगा ना, तो 30 और 9 कितना हो जाएगा 39, तो क्यू के स्थान पे क्या आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। अब ये क्या है, इसका स्क्वायर हो रखा है, तो जब हम 0.01 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करते हुए क्या करना हमने, हमें 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हमने काउंट करना है कि दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, दशमलव के बाद 2 नंबर है ना, जब स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 का डबल हो जाएगा, यानी 4 नंबर होना चाहिए, दशमलव के बाद 4 नंबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ कहीं दशमलव होगा और दशमलव के बाद 4 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आ गया और बाकी हमें और नंबर तो है नहीं यहाँ पे, तो हमें क्या करेंगे 0 रखेंगे, हम 0 रखेंगे, और कितने 0, इतने 0 रखने हैं कि दशमलव के बाद जो है 4 नंबर होना चाहिए। अब देखो मैंने 0 से भर दिया इसको, अब दशमलव के बाद 4 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है इसका स्क्वायर आ गया, हमारे पास इस संख्या का जो है स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये वाली संख्या में इसको जोड़ना है, जब हम जोड़ते हैं इस बात का ध्यान रखना है कि जो दशमलव है ना वो एक सीधे एक लाइन में आए, तो ये दशमलव जो है सीधे एक लाइन में आना चाहिए, और इसके बाद कितना है 3 0 1 2 3 0 और उसके बाद 1। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ये ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये दशमलव हो गया, और यहाँ पे 0। तो ये जो है हमारा कहाँ पे है, ये जो है ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:15 पर एक घड़ी की 7:15। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए देखो एक फॉर्मूला जो है आपको याद होगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, 7:15 बनाओ, ये देखो 7 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे होता ना, तो 6 7 यहाँ पे होगा, 7:15। हमने क्या करना है, सिंपल सा 15 मिनट, यानी कि मिनट की सुई यहाँ पे होगी और घंटे की सुई जो है वैसे इसे थोड़ा सा आगे होगी ना, यहाँ पे होगी। अभी हम फिलहाल इसको ले लेते हैं यहाँ पे, अभी पहले। ठीक है, अभी पहले यहाँ पे ले लेते हैं, बाद में ले लेंगे थोड़ा सा आगे। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे कितना है 15 मिनट है ना, 3 यहाँ पे 3 होता है। अब आपको ये बात पता है कि जो एक घंटा होता है, यानी कि अगर घंटे की सुई यहाँ पे है और 1 मिनट की सुई यहाँ पे, यानी कि ये 12 और 1, यानी कि एक जो डिवीज़न होता है इसमें एंगल कितने डिग्री का एंगल होता है, आप बोलेंगे यहाँ पे होता है 30 डिग्री का एंगल, यानी कि 1 घंटे के बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे मिनट की सुई यहाँ पे और घंटे की सुई यहाँ पे है, तो बीच में कितने घंटे हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटे हो रहे हैं, 4 डिजिट्स चेंज हो रही ना, 4 डिजिट हो रहे हैं। और अभी मैंने बताया कि एक डिजिट जो 2 डिजिट होते हैं ना उनके बीच में कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, 4 घंटे हो रहे हैं, तो 4 का गुणा कर दो, 4 × 120, तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 120 डिग्री हो गया। तो यानी कि यहाँ तक कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री। अब क्योंकि ये जो है घंटे की सुई जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा ना। अब कितना ऐड करना है, सिंपल सा इसका ये है कि जितना भी मिनट हो रहा हो उसका आधा। मिनट कितना था, मिनट कहाँ गया, 15 मिनट, तो 15 का आधा कितना हुआ, 7.5, यानी 7.5। तो इसको ऐड कर दो, 120 और 7 127.5, 127.5। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 143, 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखो इसके लिए सिंपल सा है, आपको ये तो याद करना पड़ेगा। अगर आप काउंट करेंगे बहुत समय वेस्ट होगा। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में जो है टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक के बीच में जो है टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये चीज़ें याद करने वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर, ठीक है, अब यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ से कहाँ चलता है, 5 मीटर पूर्व। लो भाई 5 मीटर पूर्व की ओर चला गया। 10 मीटर अपने दाएं तरफ चलता है, तो 10 मीटर अब दायां यानी कि ये 10 मीटर यहाँ चला गया, 10 मीटर चला गया, ये डबल कर दो भाई। इसके बाद वह लगातार अपने बाएं तरफ मुड़कर बायां है ना, हाँ, बाईं तरफ मुड़कर क्रमशः 10, 15 और 10 मीटर चलता है। तो पहले क्या 10, उसके बाद 15,
सॉरी 5, 10 के बाद ये गया 5, फिर गया 10 मीटर, फिर गया 10 मीटर जो है यानी कि यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पे है, तो यानी कि ये जो बिंदु है ये यहाँ से कितनी दूर है। ठीक है, तो देखेंगे हम कि क्योंकि ये दूरी कितनी है, ये भी 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 होगा, और ये कितना होगा, ये 5 होगा। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो देखो कभी भी अगर कोई भी दोनों दूरियां बराबर हों, ऐसा करके दो दूरियां बराबर हों, ये अगर सपोज़ कोई भी नंबर हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने बोला 10 है और ये भी 10 है, तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 10 लिखना है और उसके बाद √2 लिख देना है। ठीक है, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो हमने क्या लिखना है, ये 5 लिखना है, 5 के बाद √2 लिख देना। तो 5 के बाद यहाँ पे 5 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। 5√2 ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला पद क्या होगा, यहाँ पे 8 है, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 और 11, तो देखो 5 के बाद 7, 2 9, 2 11, 2 13, अब क्या आएगा 13 ऐड होगा ना, अब 13 ऐड करेंगे हम, 40 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, 53 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या जो है, इसमें कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है, तो देखो ये आयोग ने इसका जो आंसर दे रखा है, ये आंसर दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आया कि ये आंसर क्यों दिया है, क्या लॉजिक बन रहा है, मैं समझ नहीं पाया हूँ। और इसका क्योंकि देखो आयोग जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देता है कि भाई इसका आंसर ये है तो क्यों है। ठीक है, तो फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, आयोग ने समझाया नहीं है तो अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयोग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका तर्क मिलता है कि इसका आंसर डी क्यों होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मैसेज कर देना, कमेंट कर देना मतलब है। ठीक है, यदि a.b जो है 16 के बराबर है, b.c यानी कि a गुणा b जो है, a गुणा b, ये वाला ठीक है, a गुणा b जो है ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है, b गुणा c किसके बराबर है, 24 के बराबर है, और a गुणा c जो है ये किसके बराबर है, ये है 6 के बराबर। तो हमें a b और c का जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 16 कब होगा, अगर हम a को सपोज 2 ले लेते हैं। अब ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी, ए को अगर हम 2 ले लेते हैं, ए को 2 लेंगे तो सी को कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, सी को 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सी को हमने कितना लिया, 3 लिया। अगर सी को 3 लिया तो बी को, क्योंकि बी गुणा सी कितना 24 है, तो 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो बी को हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए लिया 2, ए को 2 लिया, बी को कितना लिया, 8 लिया, तो 8 दोनों कितना हो रहा, 16 हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब हमारा ए कितना होगा, 2 होगा, बी 8 होगा, और सी कितना होगा, सी 3 होगा। हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि इन तीनों को गुणा करके लिखना है। तो 2 8 16, 16 48, तो 48 48 ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के लिए जो है ये वाला कोड है। ठीक है, राम के लिए जो कोड है वो इस प्रकार से है, श्याम के लिए ये वाला कोड है, तो हमें माया का कोड बताना है। तो देखते हैं, राम के लिए क्या है, 416 है, तो यहाँ पे आर के लिए क्या है, आर नहीं है, यहाँ पे ए है ना, ए के लिए ए जो है, यहाँ पे ए के लिए क्या कोड है, 1 कोड है, यहाँ पे ए के लिए कोड क्या है, 1 है। ठीक है, एम के लिए क्या कोड है, एम के लिए है 6 है, एम के लिए 6 है, यहाँ पे एम के लिए 6 है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के लिए भी वही कोड है और यहाँ पे भी ए के लिए भी वही कोड है, तो इसका मतलब आर के लिए क्या कोड होगा, आर के लिए होगा 4, और एस के लिए होगा 9, एच के लिए होगा 8, इस प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि इनके जो है डायरेक्ट जो कोड इनके हैं, इनके सामने दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना, माया निकालना। तो माया कहाँ पे है, माया है एम, एम के लिए क्या है, एम के लिए है 6, तो m के लिए पहले हो गया 6, a के लिए क्या है, a के लिए है 1, a के लिए 1 हो गया, y के लिए क्या है, y कहाँ पे है, ये y है ना, तो पीछे से तीसरा 7, और a के लिए क्या था, 1 था, तो 6 1 7 1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
और 20 विज्ञान में अनुत्तीर्ण, भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, तथा 10 दोनों। तो हमारे पास यहाँ पे दो ही विषय है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वेन डायग्राम बनाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो 2 विषय है तो इसलिए हम 2 का वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब इसने बोला एक मैथ्स है और दूसरा क्या है, फिजिक्स है। अब इसने बोला 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण, तो गणित में कितने हैं, 15 हैं, और फिजिक्स में कितने हैं, 20 अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, फिर बोला उसने कि 10 जो है दोनों में। अब क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना, ये दोनों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 10 लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं। अगर 10 लोग यहाँ पे है और इसने बोला कि मैथ्स में 15 लोग हैं, तो यानी कि इस पूरे गोले के अंदर अगर 15 है, उनमें से 10 यहाँ पे है, तो बाकी बचा 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से टोटल में 20 है और उसमें से 10 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कक्षा में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो ये सारे के सारे फेल होने वाले हैं ना, तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया और 5 ये हो गया। 10 और 10 20 और 5 25 छात्र जो है ओवरऑल अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक आदमी पूर्व दिशा में, क्या 1 किलोमीटर है ये, क्वेश्चन नंबर 150। हाँ ठीक है, 1 ही किलोमीटर है। ठीक है, तो ये एक आदमी पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे ये 1 किलोमीटर चला गया। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा में मुड़कर जो है 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर लगभग इतना होगा, 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का मतलब ये 5 तो ये हो गया और 4 ये हो गया। अब थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर ये हो गया, 4। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो यानी कि देखो ये 4 है और ये कितना है, ये 2 ये है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 2, ये 2 है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, पूरा का पूरा जो है 3 हो गया, ये पूरा का पूरा 3 हो गया। तो हमें क्या निकालना है, तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पर कितना दूर है। ठीक है, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, जब हमारे पास डायरेक्टली कभी एक साइड जो है, क्या ये कब होता है 90 डिग्री वाले, क्या बोलते हैं उसको, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में अगर एक जगह 3 है, एक साइड 3 है, दूसरी साइड 4 है, तो तीसरी साइड कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये कितना है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।